ये है ईरान, दुनिया का सबसे डेंजरस देश, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहता है। और कुछ ही दिनों पहले ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक किया है। ईरान और इजराइल आज फुल ब्लोन वॉर के मूड में दिख रहा है। तो भारत किस साइड पर है? भारत कई बार इजराइल को अपना दोस्त कह चुका है, लेकिन फिर भी हमारी नेवी ईरान के साथ ड्रिल्स कर रही है। ऐसा क्यों? हम इजराइल और ईरान दोनों से दोस्ती क्यों बनाए हुए हैं? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम ऐसे ही टॉपिक्स बड़े लेवल पर आपके सामने ला सकें। ईरान डेंजरस क्यों? ओके, बिफोर आई टेल यू द नंबर्स, लेट मी शो यू अ वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में लैंड हुआ, और देखिए कि उस एक मिसाइल ने कितना बड़ा गड्ढा, कितना बड़ा क्रेटर बनाया। ऑफ कोर्स इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन आयरन डोम होने के बावजूद, अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद, ईरान के मिसाइल्स इजराइल कंप्लीटली रोक नहीं पाया। दैट इज डेंजरस। ईरान डेंजरस क्यों? 3 रीजंस है। एक, ईरान की मिलिट्री ताकत। ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सेना है। 5,80,000 एक्टिव और 2 लाख रिजर्व्ड पर्सनल है। 1980s में जब ईरान और इराक की वॉर चल रही थी, तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने ईरान को वेपन्स बेचने से इनकार कर दिया था। एज अ रिजल्ट, तब से ईरान ने अपनी खुद की डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्री डेवलप की है, जो किसी भी फॉरेन प्लेयर पर निर्भर नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने ठान ली थी कि उन्हें कभी भी किसी फॉरेन पावर पर हथियारों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस बार उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, जिनसे उनके टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इन मिसाइल्स के साथ वो मिडिल ईस्ट का कोई भी टारगेट हिट कर सकते हैं। ईरान के पास ड्रोन्स हैं, जो एकदम लो फ्लाई कर सकते हैं, रेडार से बच सकते हैं। ये ड्रोन्स आज रशिया भी इंपोर्ट करता है और यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट में यूज भी करता है। इस पूरे कनेक्शन को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज वो खुद के सबमरीन्स भी बनाते हैं और नॉर्थ कोरिया से सबमरीन्स इंपोर्ट भी करते हैं। ईरान डेंजरस क्यों है? क्योंकि ईरान के पास सपोर्ट है। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इराक के मिलिशिया ने सपोर्ट दिखाया और कहा, Not a single drop of oil will leave Middle East if there is a war. रशिया भी नहीं और मिडिल ईस्ट भी नहीं, तो यूरोप अपने ऑयल के नीड्स कंप्लीट कैसे करेगा? ईरान डेंजरस है क्योंकि उनका एक नेटवर्क है, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मिडिल ईस्ट में ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिन्हें इनडायरेक्टली ईरान हथियार और पैसे प्रोवाइड करता है। ईरान और इजराइल दोनों के बीच कई सालों से अपनी ही एक कोल्ड वॉर चल रही है, और ये कोल्ड वॉर ईरान खुद नहीं, अपने कई सारे प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है। इन प्रॉक्सीज में से एक है हमास। साथ ही साथ इनमें लेबनान के हिजबुल्लाह भी शामिल है, और यमन के हूथीज भी। वैसे ही सीरिया और इराक में भी कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। इन्हें एक साथ ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क या फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इजराइल के गाजा पर रिलेंटलेस अटैक के बाद ये प्रॉक्सी नेटवर्क एक साथ आ चुका है। पहले भी उनका इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर था, लेकिन वो अपने अपने फाइट्स लड़ रहे थे। अब उनका मकसद एक हो चुका है, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना। 26 सितंबर को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अगर इजराइल लेबनान के साथ फुल स्केल वॉर पर उतर आता है, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। एंड दैट्स व्हाई कमाला हैरिस का मानना है, ईरान इज द डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इन द मिडिल ईस्ट। अब तक हमने क्या सीखा? ईरान के पास खुद की इंडिजिनस मिलिट्री कैपेबिलिटी है। ईरान के पास दूसरे मिडिल ईस्ट देशों का सपोर्ट है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ अपना खुद का नेटवर्क है। पिछले 1 साल से इजराइल सिर्फ हमास पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये सारे प्रॉक्सीज अगर एक साथ आए तो इजराइल के लिए प्रॉब्लम होगा, और फिर अमेरिका भी इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वॉर में एंटर करेगा। और हमने पास में देखा ही है कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट में उतर जाता है तो क्या होता है। ये सारी बातें भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अब
पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट रही है। अब हुआ ये है कि इजराइल ने कहा है कि वी विल रिस्पॉन्ड वेरेवर, व्हेनेवर एंड हाउएवर, यानी इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे तो नेतन्याहू ने इसे ईरान की बिग मिस्टेक कहा और इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी, ऐसा भी कहा। एट द सेम टाइम अमेरिका ने ईरान के इस अटैक को कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल इन अटैक्स को रोक पाया और अमेरिका के लिए इजराइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर साइड ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने धमकी दी है कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस कैसे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। भारत की पोजीशन हमेशा से एक न्यूट्रल पोजीशन रही है, इसलिए नहीं क्योंकि हम मॉरली हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब पर निर्भर हैं। वॉर के समय दो कमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑयल एंड वेपन्स। हमारे पास दोनों नहीं है। इन द फ्यूचर दुनिया में जो दो ग्रुप्स बनने वाले हैं, हम दोनों ग्रुप्स पर एक ना एक तरह से निर्भर हैं। इंडिया, ईरान और रशिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शुरू किया है, जो ट्रेड के लिए वेस्टर्न देशों को बाईपास करता है और हमें सिक्योरिटी देता है कि अगर कल जाकर वेस्ट ने हमसे रिश्ते तोड़ दिए तो हम रशिया और ईरान के थ्रू हमारे ऑयल के नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। हम 2019 तक ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन फिर हमें वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से ये इंपोर्ट्स बंद करने पड़े। भारत ने रिसेंटली ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वैसे ही इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर की अग्रीमेंट है, जो हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस देती है, पाकिस्तान और चाइना को टच किए बगैर। चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है और एज अ काउंटर हमें चाबहार पोर्ट की जरूरत है। प्लस भारत के साथ साथ पूरे एशिया के लिए ट्रेड पर्पस के लिए ये एरिया, जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो मिडिल ईस्ट से, रशिया से रिश्ते तोड़ना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। इसी वजह से भारत ने INS शार्दुल, INS तीर, ICGS वीरा ऐसे 3 नेवल वॉरशिप्स ईरान के पोर्ट पर डॉक किए हैं। लेकिन हम ईरान से बहुत करीब भी नहीं आ सकते, क्योंकि फिर अमेरिका हमें सैंक्शन से डराता है। जैसे हम ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, वैसे वेपन्स के लिए पूरे वेस्ट और रशिया पर। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश है। दुनिया में टोटली जितने आर्म्स इंपोर्ट होते हैं, उनमें से 9.8% यानी ऑलमोस्ट 10% भारत इंपोर्ट करता है। ये कोई गर्व की बात नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत कंसर्निंग बात है। क्यों? क्योंकि हम आज भी पैसे देकर दूसरे देशों के सामने झोली फैलाते हैं कि हमें लेटेस्ट हथियार दो ताकि हम हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रख पाएं। रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के लिए भारत की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करना काफी आसान हो चुका है, क्योंकि अगर वॉर होती है और वो चाहते हैं कि हम हार जाए, तो उन्हें बस हमें एक्सपोर्ट करना बंद करना है, हम पर सैंक्शंस लगाने हैं या फिर डिलीवरी ही फॉल्टी करवानी है। सालों से अमेरिका टेक्नोलॉजी डिनायल रेजिम चलाता है, जो पिछले साल बहुत एफर्ट के बाद बदलती हुई नजर आई। लेकिन ये एक टेम्पररी फिक्स है, क्योंकि कल जाकर अमेरिका फिर से मुंह फेर सकता है। हम बातें करते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जरूरत है, लेकिन जब हम खुद ही की सिक्योरिटी UNSC के 5 में से 4 परमानेंट मेंबर से इंपोर्ट करते हैं, तो कोई हमें सीरियसली क्यों लेगा? और दुख की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हमारा ही हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी पर विश्वास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, हमने अमेरिकन मेड स्ट्राइकर APC खरीदे जब हमारे पास DRDO और टाटा ने बनाया हुआ कैस्ट्रल अवेलेबल था। जो हमारे ही व्हीकल्स हमने रिजेक्ट किए, वही व्हीकल्स टाटा ने मोरक्को को बेचे। यानी मोरक्को को हमारी टेक्नोलॉजी पर हमसे ज्यादा विश्वास है। हम रशिया से T-90 टैंक्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा मेड इन इंडिया अर्जुन अवेलेबल है ना। इनफैक्ट 2010 में ही हमारे अर्जुन टैंक ने रशियन टैंक्स को हर एरिया में मात दी थी, और वो भी एक क्राइटेरिया में नहीं, सारे क्राइटेरिया में। हमारे खुद के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। हम इजराइल से हर्मेस 900 ड्रोन्स खरीदते हैं, हमारे खुद के तपस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स के बजाय। भारत ने पिछले 13 सालों में 1800 करोड़ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी
ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। ईरान की कहानी से भारत को ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन तक ईरान अमेरिका का दोस्त था और ईरान को अमेरिका से फाइटर जेट्स मिलते थे। जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका और ईरान की दोस्ती टूट गई और इसीलिए ईरान की अगर आज कोई वीकनेस मानी जाती है तो वो है उनका एयरफोर्स, जिनमें आज भी 70s के दशक के प्लेन्स हैं। So we are just one mistake away from being in the bad books of our weapon suppliers. तो हम क्या कर सकते हैं? There is something called iterative development. जब यूजर्स एक प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो अगर इनिशियल स्टेज में कोई प्रॉब्लम्स होंगे भी तो अगले वर्जन्स में वो करेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एरियाज में हमारा इक्विपमेंट परफेक्ट ना हो, लेकिन आज हम वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पास टाइम है। भारत के लिए ये समय सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने का समय है, सिर्फ मीठी बातों से नहीं, एक्शन से। जहां हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 10 साल पहले 1500 करोड़ के आसपास था, आज 10,700 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। वैसे ही हम 75 देशों को डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और हमने $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एम्बिशियस टारगेट भी रखा है। क्योंकि हम खुद का ऑयल नहीं बना सकते, ये सच है, लेकिन हम अपने डिफेंस को तो मजबूत कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें खुद की R&D फंडिंग बढ़ानी ही होगी। वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ईरान भारत के लिए डेंजरस नहीं है, इजराइल भारत के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक से भी दोस्ती तोड़ना भारत के लिए डेंजरस है। हमारा सेल्फ रिलायंट ना होना हमारे लिए डेंजरस है। इन दी एंड हमें यही समझना होगा दैट इन अ वॉर इवन इफ वी डोंट चूज अ साइड, वी आर फोर्स्ड टू चूज अ साइड, बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।